साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 1 परिमेय संख्याएं इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि संख्याएं कई प्रकार की होती है। जैसे पहली है प्राकृत संख्या, दूसरी है पूर्ण संख्या, तीसरी है पूर्णांक संख्या और चौथी है परिमेय संख्या। इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं होती है, लेकिन कक्षा 8 तक हमें परिमेय संख्याओं तक का ज्ञान होना आवश्यक है ना। तो चलो हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, प्राकृत संख्याएं जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है, उन सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसकी हम संख्या रेखा भी बना सकते हैं। संख्या रेखा कैसे बना सकते हैं? एक स्केल से सीधी लाइन खींचनी है, इस तरफ हमें एक पॉइंट बनाना है। पॉइंट का मतलब होगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद एक निश्चित दूरी पर हमें ऐसे पॉइंट बनाते हुए संख्याओं को लिखना है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 और ये संख्याएं अनंत तक चलती रहेगी, है ना। यानी कि 100, हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब कभी ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी। यानी ये प्राकृत संख्याएं जो होती है वो बहुत सारी होती है। ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है? तो देखो, जो प्राकृत संख्याएं होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। यानी ये सारी संख्याएं कैसी है? धनात्मक संख्याएं हैं। अगर आपको मैं पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। तो हम कहेंगे सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो कौन सी है? 1 है। अब अगर मैं पूछूं सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो देखो भाई, ये 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। तो सबसे लास्ट वाला अंक हम नहीं बता सकते कितना होगा, क्योंकि संख्याएं अनंत होती है ना, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताना क्या है? असंभव है ना। क्या है? असंभव है, हम उसको बता नहीं सकते हैं। सबसे छोटी तो बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? 1 होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। फिर देखो, प्राकृत संख्याओं को हमें जोड़ना है ना, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये सारी चीज़ें जो है हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। ये चीज़ें हमें आती है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या। इसके बाद जो दूसरा नंबर है हमारा वो क्या है? पूर्ण संख्या। तो देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती रहती है ना। यानी कि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? 1 से, लेकिन 1 के पहले अब क्या आ गया? 0 आ गया। यानी पूर्ण संख्याओं में केवल एक 0 हम प्राकृत संख्या में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी, है ना। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब अगर इसकी आपको संख्या रेखा बनानी है तो स्केल से एक सीधी लाइन खींच दो। फिर यहाँ पर हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है और इस तरफ हमें तीर लगाना है। तीर का मतलब है कि ये अनंत तक चलती रहती है। तो अब देखो, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद यहाँ मैंने एक पॉइंट बनाया। तो ये जो पॉइंट है वो किसका है? 0 से, यानी कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर 0 से बड़ा कौन है? 1, 1 से बड़ा कौन है? 2, 2 से बड़ा कौन है? 3, 3 से बड़ा कौन है? 4 और डॉट 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 का मतलब ये संख्या आगे चलती रहेगी अनंत तक। ठीक है। अब पूर्ण संख्याओं में हमें किस किस बात का ध्यान रखना है? तो देखो, शून्य न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। यानी कि 0 से पहले ये जितनी भी संख्याएं हैं जो अनंत तक जा रही है, ये सारी आपकी कैसी होती है? धनात्मक होती है। लेकिन ये जो 0 होता है वो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। ठीक है। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, जैसे मान लो मैं एप्पल की बात करता हूँ, तो मेरे पास पहले 1 एप्पल थी, अब मैंने वो 1 एप्पल पूरी खा ली। बताओ अब मेरे पास कितनी एप्पल बची? कुछ नहीं बचा, है ना। तो मेरे पास 0 एप्पल बची, है ना। अब ये 0 ना तो धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ सबसे छोटा कौन सा नंबर आएगा? 0 आएगा,
क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रही है ना। तो जब आपको पूछे सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है तो एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है तब आपको क्या बताना है, जीरो बताना है। ठीक है। फिर शून्य में कोई भी संख्या जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलती है। अब देखो इस नंबर को लाने का क्या कारण है, पूर्ण संख्या का एक ग्रुप बनाने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो जीरो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताता है अपने आप को। जैसे अगर मैं मान लो 5 में जीरो को जोड़ता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, है ना। 5 में अगर मैं जीरो को जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 5 में से अगर मैं जीरो को घटाता हूँ तब भी मुझे 5 मिलेगा, है ना। 5 को अगर मैं जीरो से गुणा करता हूँ तब मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, है ना। और 5 में, है ना, और अगर जीरो में अगर मैं किसी संख्या का भाग देता हूँ, जीरो में अगर मैं किसी भी संख्या का भाग देता हूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो जीरो के नियम हैं वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है। जीरो में हम किसी भी संख्या को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या मिलती है, या फिर किसी भी संख्या में हम जीरो घटाएंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा कराएंगे तो हमें जीरो मिल जाएगा, और जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तब भी हमें जीरो मिलेगा। ठीक है। तो जीरो की बहुत बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल होता है, उसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या, यानी पहली संख्या क्या हो गई, प्राकृत संख्या, जो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती रहती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और ये भी क्या है, अनंत तक चलती रहती है। और ये दोनों संख्याएं कैसी होती है, ये दोनों संख्याएं आपकी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। लेकिन जो जीरो है वो न तो धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। अब अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, बीच में जीरो होता है, जीरो के दाईं तरफ सारी धनात्मक संख्याएं 1 2 3 ऐसे अनंत तक संख्याएं चलती रहती है, और जीरो के बाईं तरफ सारी माइनस की संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या की क्या परिभाषा हो सकती है, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी वे संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्या के साथ शून्य तथा ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती है, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी एक से लगाकर जो अनंत की संख्या है वो तो हमारी धनात्मक संख्या हो गई, इसके साथ हमने जीरो भी लिया और इस तरफ हमने ऋणात्मक संख्याएं जो अनंत तक जा रही है वो संख्याएं भी ली। इसलिए इन सभी संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहेंगे, ये कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या की हमें क्या आनी चाहिए, संख्या रेखा बनानी आनी चाहिए। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, स्केल से एक लाइन खींचनी है। ठीक है। अब ये संख्या दाईं तरफ भी अनंत की ओर जाएगी और बाईं तरफ भी अनंत की ओर जाएगी। इसके बाद में हमें बीच में क्या लेना है, जीरो लेना है। अब जीरो न तो धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक होगा। अब जब जीरो के हम दाईं ओर जाएंगे, ये हमारा कौन सा पक्ष हो गया, दायां पक्ष हो गया, और ये कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष हो गया। तो जब जीरो के हम दाईं ओर जाएंगे तो जितनी भी संख्याएं आएगी वो सारी धनात्मक संख्याएं होगी। तो जिस जीरो से बड़ी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और ऐसे ही हमें कैसे जाना है, अनंत तक जाना है। और ये सारी कैसी है संख्या, तो ये सारी हमारी धनात्मक संख्या है। क्या है, धनात्मक संख्या है। अब क्योंकि इसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं तो इन सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। और जीरो के जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो हमें ऋणात्मक संख्याएं मिलेगी, जैसे -1, -2, -3, और ये भी अनंत तक जाएगी। तो ये जितनी भी माइनस की संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ठीक है। अब कक्षा 7 के अंदर हमने पूर्णांक संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग इसके नियम समझे थे, है ना। तो वो सब नियम मेरे ख्याल से आपको आते होंगे, और अगर नहीं आते हैं तो कक्षा 7 का जो पूर्णांक संख्या वाला चैप्टर है वो आप फिर से पढ़ लेना और ये सारे नियम जो है अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। क्योंकि ये सारे नियम जो है आपको इस चैप्टर में भी मिलेंगे, है ना। तो पूर्णांक संख्याओं की हमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये सारी चीज़ें आती है
है ना। और पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं? वे संख्याएं जिनमें धनात्मक संख्याओं के साथ जीरो और ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। फिर देखो अगला नंबर हमारा कौन सा है? तो अगला नंबर हमारा है परिमेय संख्या, जो इस चैप्टर का नाम भी है। तो हमें परिमेय संख्याओं को विस्तार से समझना पड़ेगा, यानी परिमेय संख्याएं क्या होती है, फिर इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, उन सभी चीज़ों को अब हमें समझना है। तो देखो परिमेय संख्या की परिभाषा है वे संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? यहाँ पर जो हमने P और Q लिया है वो क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक के बारे में अभी हमने पढ़ा। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, जीरो संख्या भी होती है। तो यहाँ पर P Q हमारा क्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकती है, लेकिन जो Q है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी परिभाषा को आपको याद रखना है। और अब ये परिभाषा क्या कह रही है, इस चीज को आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है ना। ये परिभाषा कह रही है कोई भी संख्या, जैसे मैंने एक ले ली 2/3, तो जिस संख्या को हमने बट्टे में लिख दिया है उस संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, है ना। अब यहाँ ऊपर जो हमारा 2 है, यहाँ पर P है ना, और नीचे जो हमारा 3 है वो हमारा क्या है? Q है। और ये दोनों ही संख्या क्या है? ये दोनों ही संख्या हमारी क्या है? पूर्णांक संख्या है। और दोनों कैसी है? धनात्मक है। ठीक है, लेकिन Q जो है हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जो नीचे वाली संख्या है इसकी जगह हम कभी भी जीरो नहीं लिख सकते। जीरो के अलावा प्लस की, माइनस की, कोई भी संख्या लिख सकते हो, लेकिन बट्टे के नीचे आप जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप बट्टे के नीचे जीरो लिख दोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका उत्तर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा कोई भी मान आपको नहीं मिलेगा जो 2/0 को परिभाषित कर सकता हो। कहने का मतलब ये है कि कभी भी बट्टे के नीचे जीरो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि देखो 2/0 का मतलब क्या होता है? 2 में जीरो का भाग लगाना। अब जीरो का भाग आप कितनी बार दोगे? 2 में, है ना। देते जाओगे कभी खत्म नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? एक एरर मिल जाएगा, एक समस्या मिल जाएगी। ठीक है, कैलकुलेटर में भी आप करके देखना, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। यानी ऐसा करना संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या बट्टे वाली संख्या होती है ना। P और Q क्या होते हैं? कोई भी पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन जो बट्टे के नीचे संख्या होती है, यानी जो Q होता है, उसको कभी भी हमें जीरो नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि अगर नीचे आपने जीरो लिख दिया तो ये परिमेय संख्या होगी ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब जीरो के अलावा आप P और Q में कोई भी संख्या रख सकते हो, जैसे माइनस का 2/3 रख सकते हो, 5/-3 रख सकते हो, 6/-8 रख सकते हो। तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या होगी? परिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, अब ये परिमेय संख्याएं, इनकी क्यों आवश्यकता पड़ी, है ना, और ये बट्टे में संख्या कैसे आती है, अब इसको हम समझेंगे। तो देखो छोटी कक्षाओं में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। तो जितनी भी भिन्न होती है ना, उन सभी को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एप्पल है और इस एप्पल को मुझे 2 बच्चों में बांटना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इसके 2 बराबर हिस्से करूंगा, यानी बीच में से इसको ऐसे काट दूंगा। तो अब इसके कितने हिस्से हो गए? 2 बराबर हिस्से हो गए। अब इसको मुझे 2 में बांटना है, जैसे एक तो हो गया A और दूसरा हो गया B। तो मैंने इसके कुल कितने हिस्से किए? 2। A को मैं ये पहला हिस्सा दे देता हूँ। ठीक है, तो कुल कितने हिस्से किए मैंने? इसके 2 हिस्से किए। और A को कितना हिस्सा दिया? 1 हिस्सा दिया, तो ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, तो मैंने A को कितना हिस्सा दिया? 1/2 हिस्सा दिया। ठीक है, इसी प्रकार B को भी मुझे एक हिस्सा देना है, तो कुल हिस्से कितने हैं? 2। और इसको भी ये वाला हिस्सा दूंगा, तो कितना हिस्सा दिया? 1 हिस्सा दिया। तो इसके पास भी कितनी एप्पल आ गई? 1/2 एप्पल आ गई। कहने का मतलब ये है कि जो हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या पढ़ी थी, वो सारी पूरी संख्याएं थी, है ना। वो चाहे ऋणात्मक हो या फिर धनात्मक हो, वो कैसी संख्या थी? पूरी संख्या थी। जैसे यहाँ पर एप्पल तो पूरा था,
एप्पल हमारा एक था, लेकिन क्योंकि इसको मैंने दो जनों के बीच में बांटा है तो गणित में मैंने इसको आधा हिस्सा कहा, और आधे को मैं कैसे लिखूंगा गणित के अंदर, 1/2। और ये भी आधा हिस्सा है तो इसको भी मैंने 1/2 लिखा। लेकिन जैसे ही मैं 1/2 और 1/2 को वापस जोड़ूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो जैसे जितनी भी ये आधी अधूरी संख्याएं होती है, बट्टे वाली संख्या होती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। कुल मिला के आपको परिमेय संख्या की परिभाषा याद होनी चाहिए। और परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे। शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो p और q है वो आपकी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, यानी धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, वो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और जो q है वो आपका कभी भी 0 नहीं रखना है, यानी बट्टे के नीचे जो संख्या है वो आपको कभी भी 0 नहीं रखनी है। तो अब हमने परिमेय संख्याओं के बारे में समझ लिया है। तो परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती है, तो देखो परिमेय संख्याएं जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें से हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या होती है धनात्मक, और दूसरी परिमेय संख्या जो होती है वो होती है ऋणात्मक। ठीक है, अब धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है और कैसे बनती है, देखो जैसे हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिखी हुई संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब धनात्मक कब होगी, जैसे मान लो मैंने एक परिमेय संख्या ली 3/4, ठीक है, ऊपर हमारा प्लस का निशान है और नीचे भी हमारा कैसा निशान है, प्लस का निशान है, यानी यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। या फिर 3/4 इन दोनों के ऊपर माइनस का निशान है, तो हमने पूर्णांक नियम पढ़ा था, क्या था, माइनस भाग माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तब भी ये हमारी क्या होगी, धनात्मक पूर्णांक ही होगी। यानी 2 केस में हम कहेंगे कि ये दोनों परिमेय संख्या धनात्मक कब होगी, जब इनके ऊपर समान चिन्ह हो, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, अंश में भी प्लस हर में भी प्लस, फिर ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस। इन दोनों केस में हम कहेंगे कि ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। और ऋणात्मक कब होगी, जब मान लीजिए 3/4 में या तो ऊपर माइनस हो या फिर 3/4 में नीचे माइनस हो। तो जब एक प्लस हो और एक माइनस हो, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये कैसी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो इस चीज का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो परिमेय संख्याओं को हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे 1/3 और 1/4 इसको हमें जोड़ना है, तो हम कैसे जोड़ते थे, एलसीएम के द्वारा इनको जोड़ते थे, लसअप के द्वारा जोड़ते थे, या फिर क्रॉस गुणा करके हम इसको जोड़ते थे। ये सारी चीज़ें हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। जैसे अब कैसे मैं इसको जोड़ सकता हूँ, तो देखो हमें क्या करना है, नीचे एक बड़ा बट्टा बनाना है, ठीक है। अब 4 का 3 से गुणा कराना है, तो 4 का 3 से गुणा कितना हो गया, 12। अब नीचे वाली संख्याओं का जो गुणा आता है इसको हमें यहाँ लिखना है, तो 4×3=12 हमने नीचे लिख दिया। अब इसको क्रॉस गुणा करना है, जैसे 4 का 1 से गुणा 4×1=4, फिर 3 का 1 से गुणा 3×1=3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7/12। तो ये इनकी क्या हो गई, जोड़ हो गई। इसी प्रकार इनकी हमें क्या करनी है, घटाव करनी है। तो घटाव हम कैसे करते थे भाई, 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। लसअप कितना आया, 12, क्रॉस गुणा किया तो 4 - 3, तो 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1/12। तो इस प्रकार हम इसका घटाव करते थे। गुणा कैसे करते थे परिमेय संख्याओं का, जैसे 1/3 × 1/4, तो ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर 1 का 1 से गुणा 1 और नीचे 3 का 4 से गुणा, 3×4=12। तो इस प्रकार से हम क्या करते थे, इसका गुणा करते थे। और भाग कैसे करते थे, जैसे 1/3 में हमें भाग देना है 1/4 का, तो इस भाग को हमें पहले क्या करना है, गुणे में बदलना है। तो आगे वाली संख्या तो 1/3 ही रहेगी, भाग को हम गुणे में बदल देंगे, और ये जो पीछे वाली संख्या है, क्योंकि हमने इस भाग को गुणे में बदला है तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 1/4 की जगह ये 4/1 हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ गुणा आ गया तो ऊपर गुणा नीचे गुणा, 4 का 1 से गुणा 4 और 3 का 1 से गुणा 3, ठीक है। तो संख्या क्या मिली, 4/3। तो ये इसका क्या हो गया, भाग हो गया। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्याओं का हमें जोड़, गुणा, भाग और घटाव ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा और क्या चीज़ें हमें परिमेय संख्याओं के बारे में जाननी चाहिए, तो देखो अब इम्पोर्टेंट है अच्छे से समझना।
अब हमें समझना है परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो परिमेय संख्याओं का पहला गुणधर्म है क्रम विनिमेयता। अब ये क्रम विनिमेयता क्या होता है? क्रम विनिमेयता का मतलब होता है क्रम को बदलना। जैसे यहाँ पर मैं मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या ली a, ठीक है, और दूसरी परिमेय संख्या ली मैंने b। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है? जोड़ना है, यानी a प्लस b करना है। दूसरी बार मुझे क्या करना है? इसका क्रम बदलना है, यानी कि मुझे पहले b लेना है और फिर दूसरी बार a लेना है और फिर जोड़ना है। क्या ये दोनों कंडीशन के अंदर हमारा उत्तर सेम आता है क्या? तो उसी को हम कहेंगे क्रम विनिमेयता। यानी दो संख्याओं को जब हम अलग अलग क्रम से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, तब उत्तर हमारा सेम आता है क्या? अगर उत्तर हमारा सेम आता है तब हम कहेंगे कि क्रम विनिमय जो है योग के अंदर क्या है? सही उत्तर दे रहा है, यानी कि वो क्रम विनिमेयता का पालन कर रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 1/3 और दूसरी परिमेय संख्या लेनी मैंने 1/4। अब मुझे इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। दूसरी बार मुझे क्या करना है? इसका क्रम बदल के जोड़ना है, यानी 1/4 आगे और 1/3 पीछे। अब देखो इन दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर बराबर आता है या नहीं आता है, वो हमें चेक करना है। तो देखो कैसे जोड़ना है इनको? नीचे वाली संख्याओं का गुणा करके इस बट्टे के नीचे लिखना है। तो 3 चौक कितना हो गया? 12। अब क्रॉस गुणा करो, 4 का 1 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3, 4 और 3 कितना हो गया? 7/12। यानी इस तरीके से हम जोड़ेंगे तो हमें 7/12 मिलेगा। अब इस तरीके से जोड़ के देखते हैं, देखो इनका लसप कितना आएगा? 4 और 3 का गुणा 12। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 3 का 1 से गुणा 3 और 4 का 1 से गुणा 4, 4 और 3 कितना हो गया? 7/12। यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को अलग अलग क्रम से जोड़ते हैं तो हर बार उनका उत्तर क्या आएगा? बराबर आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि परिमेय संख्या जो है वो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, यानी वो योग के लिए क्या है? क्रम विनिमय है। इसी को हम क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। लेकिन क्या घटाव के अंतर्गत ये क्रम विनिमयता का पालन करेगा? चलो अब चेक करते हैं, यानी कि यहाँ प्लस की जगह अब हमें माइनस लेना है। जैसे a माइनस बी जो है वो b माइनस ए, ये बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। तो चलो पहली संख्या हम 1/3 ले लेते हैं और दूसरी संख्या हम 1/4 ले लेते हैं। दूसरी बार हमें क्या करना है? 1/4 को आगे लिखना है और 1/3 को पीछे लिखना है। अब देखो हमारा उत्तर सेम आता है या नहीं आता है, चेक करते हैं। तो चलो इसका लसअप लो, 4 का 3 से गुणा 12, क्रॉस गुणा करो, 4 का 1 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3, बीच में क्या आएगा? माइनस। 4 में से 3 को घटाओ, कितना बचा? प्लस का 1/12। प्लस का 1 क्यों आया? क्योंकि प्लस का बड़ा है। अब इधर देखो 4 और 3 का गुणा 12, 3 का 1 से गुणा 3, माइनस 4 का 1 से गुणा 4। अब देखो यहाँ माइनस का 4 बड़ा है तो घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा और बट्टे में 12 आएगा। ठीक है, यहाँ प्लस का क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा था तो उत्तर प्लस में आया। यहाँ माइनस में आया क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आया। अब क्या एक धनात्मक संख्या दूसरी ऋणात्मक संख्या के कभी बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। यानी अब ये संख्या हमारी बराबर नहीं है, यानी कि जब हम दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर घटाते हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा है। इसी प्रकार हमें जो है गुणे के लिए चेक करना है, क्या गुणे के अंतर्गत ये क्रम विनिमय है? चलो चेक करते हैं। तो पहला नंबर तो हम ले लेते हैं 1/3 और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं 1/4। अब इनका क्रम बदलकर हम गुणा करते हैं तो 1/4 इंटू 1/3। अब गुणे में क्या करना? ऊपर गुणा और नीचे गुणा। तो 1 का 1 से गुणा 1 और 3 का 4 से गुणा 12, 1 का गुणा 1 और 4 का 3 से गुणा 12। तो यहाँ पर दोनों ही हमारी धनात्मक बराबर संख्याएं आ रही है। इसके मतलब है कि गुणा के लिए ये क्या है? क्रम विनिमय का पालन कर रहा है। अब चलो भाग के लिए चेक करते हैं। तो भाग के लिए हमें दो संख्याएं लेनी है। पहली संख्या हम ले लेते हैं 1/3 और दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 1/4। अब अगली बार हम क्या करेंगे? इनका क्रम बदलेंगे, यानी 1/4 पहले आएगा और 1/3 बाद में आएगा। अब भाग कैसे करना?
1/3 का 1/3 भाग को हम बना देंगे गुणा, तो ये जो पीछे वाली संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी 4 ऊपर 1 नीचे। अब गुणा करेंगे 4 का 1 से गुणा 4, 3 का 1 से गुणा 3, तो संख्या मिली 4/3। अब देखते हैं यहाँ पर, तो 1/4 का 1/4 भाग का गुणा बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 3/1, 3 का 1 से गुणा 3, 4 का 1 से गुणा 4। अब ये है 4/3 और ये है 3/4, क्या दोनों बराबर है? कभी बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब भाग में भी हम क्रम विनिमय का पालन नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रम विनिमयता केवल कहाँ हो रही है? योग और गुणा के लिए ये क्रम विनिमय है, दूसरी चीजों के लिए ये क्रम विनिमय नहीं है। कौन? परिमेय संख्या। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं योग तथा गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय होती है। ठीक है, यानी ये एक लाइन हमें याद करने के लिए, समझने के लिए इतना सब कुछ समझना जरूरी है। ठीक है, यानी क्रम विनिमयता देखो योग के लिए है और गुणन के लिए है, बाकी घटाव और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमयता नहीं होती है। इसी प्रकार अब हम समझेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो योग और गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं। अब ये साहचर्य क्या होता है देखो, यानी साहचर्य के लिए 3 परिमेय संख्या हमारे पास होती है। मान लीजिए मैंने 3 परिमेय संख्या ली है, ए, बी और सी। अब मुझे इसको क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ना किस क्रम में है? जैसे मान लीजिए पहले मुझे ए और बी को जोड़ना है, फिर उसके बाद में जो है मुझे सी को जोड़ना है ना। पहले किसको जोड़ना है? ए और बी को जोड़ना है। तो ए और बी को मैं किस में डाल दूंगा? कोष्टक में डाल दूंगा। इसका मतलब पहले इन दोनों को जोड़ना है, फिर हमें सी को जोड़ना है। एक तो ये क्रम हो गया। दूसरा क्रम हमारा क्या हो सकता है कि चलो पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो है हम बी और सी को जोड़ देते हैं। जब ये दोनों जुड़ जाएंगे फिर हम ए को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो जोड़ने का क्रम होता है इसे हम साहचर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य क्रम कहते हैं। और जब इस क्रम से हम जोड़ते हैं तो क्या दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर सेम होगा? ठीक है, अगर दोनों कंडीशन में उत्तर सेम होगा इसका मतलब वो साहचर्य है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, और हम जानते हैं कि अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? परिमेय संख्या जो है वो योग तथा गुणन के अंतर्गत साहचर्य होती है। यानी इसका मतलब घटाव और भाग के लिए ये साहचर्य नहीं है। ठीक है, तो केवल हम योग और गुणन के अंतर्गत ही इसको चेक कर लेते हैं। यानी ये लाइन आपको याद रखनी है। ये दोनों लाइन आपके क्या हो गए? नोट्स हो गए। ये आपको याद रखने हैं। अब योग यानी प्लस का निशान है, इसका मतलब योग के लिए हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ए की जगह मैं मान लो मैंने ले लिया 1/3, बी की जगह मैंने ले लिया 1/4 और सी की जगह मैंने ले लिया 1/2। ये 3 संख्याएं मैंने ले ली। अब इन दोनों क्रम से इसको जोड़ेंगे। यानी पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1/3 प्लस 1/4। जब ये जुड़ जाएंगे तो हम किसको जोड़ लेंगे? 1/2 को जोड़ लेंगे। अब जोड़ना कैसे है? लसफ से, यानी कि 3 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 12। अब क्रॉस गुणा करेंगे, 4 का 1 से गुणा 4 प्लस 3 का 1 से गुणा 3। ठीक है, 4। फिर उसके बाद ये दोनों जुड़ने के बाद क्या जोड़ना है? 1/2। अब 4 और 3 कितना हो गया? 7 और नीचे आ गया 12 प्लस 1/2। अब इन दोनों को हम लसफ से जोड़ेंगे। यानी यहाँ पर हम क्रॉस गुणा नहीं कराएंगे, जो हमने लसफ जाना है ना, 7वीं क्लास में आपने लसफ पढ़ा होगा। तो इन दोनों का लसफ कितना आएगा? 12 आएगा। अब 12 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूँगा? 12 आएगा एक बार, 12 एकम 12। अब जितनी बार पहाड़ा बोला है उसका इसके ऊपर वाले से गुणा। एक बार पहाड़ा बोला तो 1 का 7 से गुणा 7 प्लस 2 का कितनी बार पहाड़ा बोलूँगा? 12 आएगा, 2 छंग 12, यानी 6 बार पहाड़ा बोलूँगा। तो जितनी बार पहाड़ा बोला है इसके ऊपर वाले से गुणा, यानी कि 6 का 1 से गुणा 6। दोनों को जोड़ लो तो 7 और 6 कितना हो गया? 13 और नीचे बट्टे में कितना आ गया? 12। यानी अगर मैं इस क्रम से जोड़ता हूं तो मेरा उत्तर कितना आता है? 13/12 आता है। अब इस क्रम से जोड़ते हैं, यानी पहली संख्या हमारी हो गई 1/3, दूसरी संख्या हो गई हमारी 1/4 और तीसरी संख्या हो गई 1/2। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 1/3 को जोड़ेंगे, तो ये हो गया 1/3 प्लस इनका लसफ लेंगे। तो देखो दोनों के अंदर 4 आ रहा है, दोनों के पहाड़े में 4 आ रहा है, तो लसफ कितना आ गया? 4। 4 एकम 4, एक बार बोला तो इसका ऊपर 1 से गुणा 1 प्लस
2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार पहाड़ा बोला तो ऊपर 2 से गुणा, तो ये हो गया 2, ये आ गया 1/3 प्लस 2 में 1 जोड़ो कितना हो गया 3/4। अब इन दोनों को जोड़ो तो देखो क्रॉस गुणा करके भी जोड़ सकते हैं अपन, 4 त्रिया 12, या फिर लसअप लेके भी हम 12 लसअप आएगा। अब कितनी बार पहाड़ा बोलेंगे, 3 चौक 12, तो 4 का ऊपर 1 से गुणा 4 प्लस 4 त्रिया 12, तो 3 का ऊपर 3 से गुणा 9, 9 और 4 कितना हो गया 13/12। तो देखो दोनों कंडीशन में हमारा उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब इनको आप गुणा लगाकर चेक करोगे तब भी उत्तर आपका क्या आएगा, दोनों तरफ सेम आएगा। लेकिन माइनस या भाग करोगे तो उत्तर सेम नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि साहचर्य नियम के अंतर्गत कितनी परिमेय संख्या होती है, 3 परिमेय संख्याएं होती है। और अगर इस ऑर्डर में हम इनको जोड़ते हैं तो दोनों बार उत्तर हमारा क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब ये है कि जो परिमेय संख्याएं होती है वो योग और गुणन के अंतर्गत क्या होती है, साहचर्य होती है। जैसे हमने क्रम विनिमय के लिए किया वैसे ही हम साहचर्य में भी यही हमें सेम रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अब नोट्स याद नहीं करने हैं, समझने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है शून्य की भूमिका। अब परिमेय संख्याओं के लिए शून्य क्या रोल अदा करता है, तो देखो मैंने कोई एक परिमेय संख्या ली 3/4, और अगर मैं इसमें 0 जोड़ता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 3/4 ही मिलता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली -2/3, और अगर मैं इसमें 0 जोड़ता हूँ तो मुझे -2/3 ही मिलेंगे। या फिर 0 में अगर मैं -6/3 जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मुझे इस प्लस का तो अब कोई मतलब होगा नहीं क्योंकि 0 जुड़ना है नहीं, तो उत्तर क्या मिलेगा, -6/3 ही मिलेगा। कहने का मतलब है कि जब किसी भी परिमेय संख्या में आप 0 जोड़ोगे तो आपको वही संख्या मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 0, इसलिए जोड़ मतलब योग, योग मतलब योज्य, इसलिए हम इसको योज्य तत्समक कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, क्या रखना है कि परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक होता है, ये पॉइंट हमें याद रखना है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है एक की भूमिका, जिसे हम गुणात्मक तत्समक कहेंगे। अब एक का क्या रोल है, जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई परिमेय संख्या ली 5/8, ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और इसको मैं क्या करूँ कि मुझे 5/8 ही मिले, यानी कि अगर मैं इस संख्या को 1 से गुणा करता हूँ तो मुझे वही संख्या मिल रही है। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 3/9 ले लो, ठीक है, अगर आप इसको 1 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 3/9 ही मिलेगा, है ना। ऊपर हम जोड़ रहे थे, है ना, तब हमें वही संख्या मिल रही थी, लेकिन नीचे हम गुणा कर रहे हैं तब हमें वही संख्या मिल रही है। और वो कौन सी संख्या से गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा कर रहे हैं और वही संख्या मिल रही है। इसलिए एक को हम क्या कहेंगे, गुणात्मक तत्समक कहेंगे। यानी वे संख्याएं जिसका जोड़ने या गुणा करने पर वही संख्याएं मिलती है तो वो तत्समक बन जाता है। अब जोड़ने पर हमें वही मिलता है तो वो योज्य तत्समक, गुणा करने पर वही मिलता है तो वो गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है, इसको आप याद रखना। यानी हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है परिमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिलती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, देखो तो देखो योज्य प्रतिलोम की परिभाषा है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 3/4, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक परिमेय संख्या हो गई। अब मुझे इसका क्या चाहिए, एक योज्य प्रतिलोम संख्या चाहिए, और इसको मुझे क्या करना है, जोड़ना है ना। यानी जिसको मूल संख्या के साथ योग करने पर, तो देखो ये हमारी क्या हो गई, मूल संख्या हो गई, और इसका हम इस संख्या से क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी वही हमारी क्या होगी, योज्य प्रतिलोम संख्या होगी। और योग करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, इसका उत्तर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो 0 कब आता है, हम जानते हैं जब अगर मैं प्लस का 5 लेता हूँ और माइनस का 5 लेता हूँ तो 5 में से 5 गया, क्या आता है, 0 आता है।
यानी जब एक प्लस की संख्या हो और एक माइनस की संख्या हो और उसको हम जोड़ते हैं तो उत्तर हमेशा क्या आता है, 0 आता है ना। तो यहाँ पर है 4/3 और 3/4, सॉरी यहाँ पर है 3/4 और हमने अगर माइनस के 3/4 ले लिए, ठीक है, तो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का 3/4 हो गया। जैसे 2/5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, ठीक है, तो आप क्या कहोगे, योज्य प्रतिलोम आप कहोगे इसका योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2/5, है ना। क्यों, क्योंकि 2/5 में अगर मैं माइनस का 2/5 जोड़ूंगा तो मुझे उत्तर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, समझ में आया ना। यानी अगर एक धनात्मक संख्या है तो जब उसको ऋणात्मक करेंगे तो वो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगी। और अगर मान लो माइनस का 3/5 होता, ठीक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 3/5 यानी प्लस की संख्या। तभी तो एक माइनस का और एक प्लस का जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही योज्य प्रतिलोम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में। तो गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा है, किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या है जिसको मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 मिलता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 5/7, ठीक है। अब ये हमारी क्या है, मूल संख्या है और इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो मुझे इसको ऐसी संख्या से गुणा करना है कि गुणा करने पर मुझे कितना मिले, 1 मिले। ठीक है, तो देखो गुणा करने पर मुझे 1 कब मिलेगा, जब मैं इसकी उल्टी संख्या लूँ। जैसे ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 7, तो अगर मैं ऊपर 7 ले लूँ और नीचे 5 ले लूँ तो 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा और जब सारी संख्या कट जाएगी तो उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, इसका उल्टा, यानी 7/5। अगर मैं पूछूं 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ तो आप क्या कहोगे, इसका उल्टा, यानी कि 2/3। तो यही आपका क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम होता है। योज्य प्रतिलोम में हम प्लस माइनस लगाकर 0 लाते हैं और गुणात्मक प्रतिलोम में हम उल्टा करके उत्तर 1 लाते हैं। बस ये दोनों में अंतर है जो आपको ध्यान रखना है। अंतिम पॉइंट है गुणन की योग पर वितरकता। इस नियम को समझना है। तो देखो ये नियम क्या है, जैसे मान लीजिए एक संख्या है a और इसका गुणा जो है मुझे b प्लस सी से करना है, b प्लस सी से करना है। तो इसका गुणा हम वितरण नियम से करते हैं। वितरण नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, a का गुणा b से भी होगा, ठीक है, फिर बीच में क्या आया प्लस, तो ये प्लस, और a का गुणा c से भी होगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, वितरकता कहते हैं, गुणन की योग पर वितरकता। ठीक है, ये गुणन और बीच में योग, और इसकी हमने क्या कर दी, वितरकता कर दी। फिर अगर a गुणा ऐसे है b माइनस सी, तो अब की बार अंदर c आ रहा है, ठीक है, तो बीच में बस प्लस की जगह c आ जाएगा। अब a का गुणा b से भी होगा और a का गुणा c से भी होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने गुणा का निशान नहीं लगाया, इसका मतलब ये गुणे में है, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही होता है कि अगर आपको परिमेय संख्या इस प्रकार से दी हो तो आप इसको इस प्रकार से भी कोष्टक हटाकर लिख सकते हो। ठीक है, यही होता है गुणन की योग पर वितरकता। तो इस प्रकार से ये सारे जो है किसके पॉइंट है, परिमेय संख्याओं के, ये क्या है, गुणधर्म है। और ये अगर आपको गुणधर्म समझ में आ गए हैं तो इस चैप्टर में से कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।